अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कई लाख घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और इस वक्त भी कई लाख लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो भी परेशान कुन हैं। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो जो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं ख़ानदान, उनका क्या बनेगा। लेकिन साथ ही साथ जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक एक पाकिस्तान में हमेशा बहस होती रही है, उस हवाले से ताज़ा जो डॉन अखबार ने एक ख़बर रिपोर्ट की है जिसमें यह बताया गया है कि जो बुरी तरह मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक ममालिक मुतासिर हुए हैं, उनको ये कहा गया है कि वो मुआवजे का से मुतल्लिक क्लेम करें और वो कहें कि जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनका कंपनसेशन जो है वो दिया जाए। और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट ग्रुप की जो एक रिपोर्ट सामने आई है, जो डॉन ने रिपोर्ट की है, उसमें यह भी कहा गया है कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये कुदरती आफत, इसको कहना 100% ये दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन कुछ मौसमियाती मॉडल के मुताबिक ये इसकी वजह जो है वो इंसान खुद भी हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक हमेशा पाकिस्तान में एक बहस होती रही है और पहले भी माहिर हैं, उन्होंने ये वार्निंग भी दी थी कि 2010 से ज़्यादा 2022 में तबाही आ सकती है। तो इस मामले पर हम बात करेंगे। और हाल ही में जो अमरीकी रुकन कांग्रेस हैं, शीला जैक्सन की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मलिक अमीन असलम जो साबिक मुआविन खुसूसी हैं और साथ ही साथ होस्टन में मुकीम पाकिस्तानी निजात तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करेंगे कि इस वक्त जैसे मैंने डॉन अखबार की खबर का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि कुछ मौसमियाती मॉडल्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो तब्दीलियां हैं इसको कुदरती आफत नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मैन मेड भी है। तो आप इत्तफाक करते हैं इस चीज़ से सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये जो डॉन की रिपोर्ट आई है, एक दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं वो बैठे हैं और उन्होंने इस चीज़ का असेसमेंट लगाई है कि आया ये जो पाकिस्तान में सैलाब आई है, इनकी वजह क्या थी। और दो वजूहात जो है वो सामने आई हैं। एक तो ये कि जो हमारे मानसून की बारिशें थी वो इस बार नॉर्मल से तकरीबन 6-7 गुना ज़्यादा हुई हैं, जो कि एक बहुत ही गैर मुतवक्को इवेंट था और जिसकी वजह से जो हमारा सदर्न पार्ट था जिसमें बलूचिस्तान और सिंध शामिल है, वहाँ पर इन बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है। और दूसरी जो फ्लडिंग है हमारी वो हुई है नॉर्थ में, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और उनके पिघलने की वजह से जो सैलाबी रेला है वो फिर आकर इस दूसरे सैलाब के अंदर शामिल हुआ है, जो कि सिंध में बारिशों की वजह से आया होता है। और एक सुपर फ्लड जिसको कहते हैं वो ये बन गया है। अब इसके पीछे जो बहस है वो ये है कि आया ये क्लाइमेट चेंज जो कि इंसानों ने जो हवा में आलूदा गैसेस भेजी हैं उनसे है, या ये नॉर्मल मौसमियाती इवेंट है। तो इन साइंटिस्ट ने इस चीज को साबित किया है कि ये बिल्कुल उन गैसेस की वजह से हुआ है जो कि हमारे इंसानों ने पिछले 50-60 साल में इस एटमॉस्फेयर में भेजी है और जिसकी वजह से इस वक्त मौसम जो है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है तमाम दुनिया का। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि पाकिस्तान उन गैसेस भेजने वाले ममालिक के अंदर हमारा 1% से भी कम शेयर है, लेकिन उसके बरक्स जो मुतासर हो रहे हैं ममालिक उनमें हम टॉप 10 में आते हैं। तो ये एक इसको क्लाइमेट इनजस्टिस कहते हैं कि ये एक नाइंसाफी है सरासर, और इसके लिए तमाम दुनिया से इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं और पाकिस्तान के लिए ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान इसका शिकार हो गया है उन आलूदा गैसेस का जो कि हवा में भेजी गई, जिनकी वजह से मौसम में तब्दीली आई और फिर ये असरात जो है पाकिस्तान में पूरी तरह नमूदार हुए हैं यहाँ पे। तो सर, ये जो एक तजवीज़ दी गई है उन ममालिक को जो मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासर होने का जिसका खदशा भी है या हो रहे हैं कि वो क्लेम करे कंपनसेशन का, तो आपकी नज़र में कंपनसेशन का क्या तरीक़ेकार होगा? किस अंदाज से ये मामला उठाया जाएगा? देखिए, इसमें एक तो सबसे पहली बात हुई है कि जो मैं जो पहली बात कर रहा था कि उसमें उन्होंने जो साइंटिस्ट ने ये बात की उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कुछ तो ये साइंस जो कि आलूदा गैसेस की वजह से हमारी मौसम में तब्दीली हुई दुनिया के मौसम में और पाकिस्तान उससे मुतासर हुआ जिसकी वजह से सैलाब आए। दूसरी फैक्टर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान को इस चीज़ की वार्निंग पहले से दी जा चुकी थी। इस पर बड़े आर्टिकल लिखे गए। मैंने खुद 2010 से आर्टिकल्स इसके ऊपर लिख रहा हूँ, इस पर बात करते हैं। मैं वजीर भी रहा हूँ इसी महकमे का।
और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की तैयारी थी, जो गवर्नेंस का फेलियर था, वो बड़ा नुमाया होकर सामने आया, जिसने इस डिजास्टर की जो नुकसानात है उनको बढ़ाया। उसमें हमारा ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा फेलियर था कि इस पानी को ड्रेन करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं था। दूसरे हमारे जो डैम्स जिन पे हमारी हुकूमत ने काम शुरू किया हुआ था 10 डैम्स बनाने का, वो अब इस वक्त तातल का शिकार है। वो अगर डैम्स बन जाते तो फिर ये पानी को हम स्टोर करके इसकी तबाहकारी को कंट्रोल किया जा सकता था। इसी तरह हमारे ही हुकूमत ने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस बहुत सारे शुरू किए थे। 10 अरब दरख्त हम लगा रहे थे कई जगह पे। इन्हीं दरख्तों ने नॉर्थ ऑफ पंजाब पाकिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, इन्हीं दरख्तों ने जो दरिया का रुख है उसका मुकाबला किया और उसको मोड़ा, आबादियों की तरफ नहीं जाने दिया और उसके आगे दफा बन के खड़े हो गए। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में भी ये चीज होना जरूरी था। तो ये कुछ तो नेचर की वजह से और कुछ हमारी वजह से ये है। अब दूसरा आपका सवाल ये कि अब इसमें करना क्या है। तो ये आवाजें जो दुनिया में इस वक्त उठ रही हैं, इसमें कई मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात की है, जो जो छोटे आइलैंड ममालिक हैं वो भी डूब रहे हैं ऐसा क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान क्लाइमेट इनजस्टिस का शिकार है और इसके लिए उन ममालिक ने जिन्होंने गैसें हवा में भेजी हैं, जिनकी वजह से ये मौसमियाती तब्दीली आ रही है, उनको अब चाहिए कि आगे बढ़ के में पाकिस्तान की मदद करें। इसका जो तखमीना लगाया गया तकरीबन $30 अरब का लगाया गया है। जैसे आपने शुरू में बताया कि ये अभी डिजास्टर खत्म नहीं हुआ, अभी पानी वहां पे खड़ा हुआ है, अभी वहां पे डिजीजेज आ रही हैं, हेल्थ क्राइसिस एक पैदा है, और आगे फिर इन सब लोगों को दोबारा रीलोकेट करके दोबारा इनको आबाद करने का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए तकरीबन $30 अरब तखमीना लगाया गया। और अगर हम एज्यूम कर लें कि चले आधा गवर्नेंस फेलियर था, तो फिर भी $15 बिलियन जो है वो पाकिस्तान इस वक्त, और ये पाकिस्तान के लिए कोई भीख नहीं है, ये पाकिस्तान का हक है जो दुनिया से लेना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए जो जाकर यूएन के अंदर अभी बात करे। उसके बाद जो हमारी एक कॉप की मीटिंग आ रही है, क्लाइमेट कॉप की, इजिप्ट के अंदर, जहां पर यही चीजें जी नवंबर में, और वहां पर लॉस एंड डैमेज एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो कि लॉस एंड डैमेज जिसका नाम है, जिसके ऊपर बहस हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त G77 ममालिक को चेयर कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम तमाम डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा करें, एक नुक्ते पर लेकर आए कि और पाकिस्तान तो शिकार है इस वक्त इस क्लाइमेट चेंज का, और हम एक लीडरशिप रोल के तहत ये बावर कराएं कि ये जो हमारे ऊपर नुकसानात का अंबार गिर गया है, ये इसमें पाकिस्तान के लिए अर्जेंटली हेल्प दी जाए। हमारे जो कर्जे हैं उनको माफ करके दिया जाए, लेकिन ये ना किया जाए कि कर्जे माफ करके ऐसी हुकूमतों को दे दिए जाए जो कि उसको जाया कर दें, बल्कि उसको बेशक मॉनिटर करें, लेकिन वो कर्जे माफ करके वही पैसा उन इक़दामात पे लगे जिससे पाकिस्तान आइंदा आने वाले सैलाब का मुकाबला कर सके, क्योंकि ये आखिरी सैलाब नहीं है। बिल्कुल। इसी पर हम बात करेंगे तनवीर साहब से। तनवीर साहब, हाल ही में जो अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया था, आप बताइएगा कि फाइंडिंग्स क्या थी आपकी? आपने जिन जिन इलाकों का दौरा किया है तो उसके बाद फाइंडिंग्स क्या हैं आपकी? जी, सबसे पहले तो हम जब गए थे सिंध के इलाके दादू में गए, जो हम आर्मी के साथ मिलकर उनके चापर पे गए थे, तो जो भी हमने सारा दौरा किया तो उसमें सिर्फ हमें पानी ही पानी नजर आया। जो बड़े बड़े दरख्त थे वो भी बेसिकली पानी के नीचे थे, ऐसे लग रहा था कि ये एक ओशन है, और जो पूरे के दरख्त हैं उनकी छोटी छोटी शाखें नजर आ रही थी। तो जैसे ही हम वापस आए थे तो शीला जैक्सन ली और टॉम स्वादी से जब बात हो रही थी, उनकी आंखें पूरी की पूरी नम थी। उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे थे इसी चीज को लेके। हम रास्ते में जैसे वापस आए तो उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कांग्रेस को, राइट अवे एक जो $20 मिलियन की US एड थी वो भी अप्रूव हुई, जो कि पाकिस्तान में उसका जो सामान है, मेडिसिन वगैरह, वो भेजी जा रही हैं। इसके अलावा जो है जो स्पेशली शीला जैक्सन ली है, वो पाकिस्तान में जो 65 से 70 हज़ार जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो आगे तकरीबन 4 से 8 हफ्ते में उनकी डिलीवरी ड्यू है, उनको लेके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और इसी को लेके उन्होंने एक्चुअली 2 दिन पहले कांग्रेस में एक नया बिल भी पेश किया, जिसके तहत वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कांग्रेस के तकरीबन $25 मिलियन जो है ना उसमें एलोकेट किए जाएं, जिसको लेके मैंने एक प्रपोजल दिया था कि हम जो एम्बुलेंसेस जो है ना वो लेके जाएंगे, वहाँ पे मोबाइल क्लिनिक्स लेके जाएंगे, ताकि
इन जो हामला औरतें हैं इनकी तिब्बी इमदाद की जा सके, जो न्यू बोर्न बेबीज होंगे उनकी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, जो भी वाटर बोर्न डिजीजेस इसमें से पैदा होंगी उनको बेसिकली क्योर किया जाए। ठीक है तनवीर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तनवीर साहब, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि दौरे के बाद जो आपकी सिफारिशात या इकदाम हैं आपने उनका जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक मौसमियाती तब्दीली है वो उसको हम कुदरती आफत तो कह सकते हैं, लेकिन उसमें खुद इंसान का भी एक बड़ा किरदार और जिम्मेदारी उस पर भी आयद होती है। तो इस दौरे के दौरान आपने भी ये देखा है, इस जो आपको ब्रीफिंग दी गई या जो आपने पाकिस्तान का दौरा किया है, कि उसमें इसको कुदरती आफत ही कहा जा सकता है, या पाकिस्तान की तमाम सूरत हाल देखने के बाद आपको मिला है कि हुकूमत को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए या कहीं पर लैप्स कर रहे हैं हम? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि अगर आप पूरी दुनिया में किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं तो उनके ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब के आपको कुछ ना कुछ जगह छोड़नी पड़ती है। एक घर बनता है, अगर आपने 500 गज का घर भी बनाया उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतने दरख्त लगाए जाएं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई जो है ना इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हालांकि अगर आप देखेंगे किसी भी महकमे में जाके, तो किसी भी सोसाइटी में जाके, तो उनके बायलॉज हैं लेकिन उन भी बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसको हम जो है ना कसूरवार अपना ही ठहरा सकते हैं। ठीक है, जो भी आफत आई है, जो भी अजाब आया, उसको हम नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हैं, दुनिया को ब्लेम भी कर सकते हैं, उनसे डिमांड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो अपने घर को देखना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि जो हम घर में बैठ के हुए क्या इकदाम कर सकते हैं। क्या हम इसी तरीके से चलेंगे, 4-4 मरले के 6-6 मरले के प्लॉट बना के उस पर इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट है ना वो हमारे मुल्क पे ही पड़ रहा है ना। तो क्यों ना हम जो हमारे बायलॉज हैं उनको हम दोबारा जो है ना रिविजिट करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ग्रीनरी हो, जो हमारा जो जरखेज खेत है उनकी कटाई कम हो, हम बिल्कुल वर्टिकल जाएं वर्सेस के हम जो है ना कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, पूरे का पूरा कटाई करते जा रहे हैं। तो इन चीजों का ना बहुत सारा इफेक्ट होता है। ये नहीं है कि हम ब्लेम कर सकें कि बिल्कुल ये दुनिया क्या है। ठीक है, हम वो बिल्कुल सही कह रहे थे मलिक साहब, जैसे उन्होंने बात की कि हम 8 से 10% जो है ना वो पूरी जो वर्ल्ड की जो पोल्यूशन है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। लेकिन कुछ ना कुछ हमें अपने लिए भी इकदाम करने चाहिए। और मेरे ख्याल में जो मैं तो तनवीर साहब, अगर पाकिस्तान क्लेम करता है कंपनसेशन के लिए, तो आप समझते हैं कि अमेरिका उसमें अपना किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इस मामले पर? देखिए, हम जो अमेरिकन सिटीजन है यहाँ पे हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि जितनी से ज्यादा हम जो अपने कांग्रेसमैन है या सेनेटर्स हैं उनको प्रेशराइज किया जा सके कि इसमें जो है ना पाकिस्तान की सपोर्ट जरूर करें। और मेरे ख्याल में वो सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो अभी जो एस्टिमेट किया जा रहा है 25-30 बिलियन डॉलर्स का, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें इतनी ज्यादा कर सकेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितनी ज्यादा हम कर सकें। चलें तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक अमीन असलम साहब, देखा कि जब आप हुकूमत में थे, मुआविन खुसूसी थे, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हों या नेशनल असेंबली की, उसमें ये मामला बार बार ज़ेर बहस आते रहे। आपके भी इल्म में है कि ये जो भट्ठों का मामला है, जो दीगर जो इकदाम हैं जिनके खिलाफ आवाज़ भी उठती रही, तो अब जो तमाम सूरत हाल आपके सामने, तो इसके बाद आपकी क्या आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मतलब कौन से ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तान को उठाने की अशद ज़रूरत है? देखिए, इसमें जो तनवीर साहब जिस तरह बात कर रहे थे, ये तमाम इकदाम हमारी हुकूमत एक मरबूत स्ट्रेटजी के तहत कर रही थी। उसमें सबसे बड़ा ये बात थी कि एक कुदरती आफत है जो कि पाकिस्तान की वजह से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे आफत आई जरूर हुई है। इसका मुकाबला हमने करना है, इसके लिए तैयार हमने होना है, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम कुदरत के साथ जंग को खत्म करें और एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जो कि जिस कुदरत को अपने आकर आगे चले। उस सिलसिले में हमने एक नेचर बेस्ड पॉलिसी जो थी वो दी थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस वक्त हमने
तीन मेन सतून थे उसके। नंबर 1 ये था कि हम 10 अरब दरख्त लगा रहे थे, जिनमें से 2.5 अरब दरख्त हम लगा चुके थे, जिसके अंदर ज्यादातर जो है वो केपी में लगे थे और कुछ सिंध के मैंग्रोव्स थे, पंजाब में थे, बलूचिस्तान में थोड़े थे, लेकिन बाकी तमाम प्रोविंसेस में ये लगाए गए थे दरख्त। वो सबसे बड़ा डिफेंस है इस आने वाले किसी भी सैलाब या कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए। ये कुदरती तरीका है। दूसरा, हम अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ा रहे थे, जो कि विल्डरनेस एरिया जिनको कहते हैं, वो स्पॉन्ज के तौर पे काम करते हैं जब इस तरह की आफत आती है। जहां वहां पर आबादियों को आप नहीं घुसाते, बल्कि वहां पर एक विल्डरनेस एरिया को छोड़ते हैं, जिससे आपकी मुल्क की बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ती है और इन कुदरती आफत को भी मुकाबला करने का मौका मिलता है। तीसरा, हमने एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका मकसद ये था कि जब ये सैलाबी रेला पाकिस्तान में पहले भी आता रहा, इस बार बहुत खौफनाक था, आइंदा भी आएगा। इस सैलाबी रेले को कैप्चर करने का हमें तरीका होना चाहिए कि ये जब गुजरता है पाकिस्तान से, तो हम कुछ ऐसी जगहों पे डिप्रेशन करके या जो नेचुरल हमारे वेटलैंड्स हैं उनके अंदर इस पानी को भेजें ताकि वो इसको कैप्चर कर सकें। अब होता क्या है कि जब पाकिस्तान में ये सैलाबी रेला हर साल आता है, तकरीबन 35 से 40 मिलियन एकड़ फीट वाटर, जो कि आप समझ लें 4 से 5 तिरबेला डैम की लेक के बराबर पानी आता है और वो गुजर जाता है। जब गुजर जाता है तो हम कहते हैं कि पानी खत्म हो गया है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए इसको एक क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी चेंज करने की जरूरत है। हमने अपनी गवर्नमेंट में रिचार्ज पाकिस्तान के तहत 15 साइट्स आइडेंटिफाई किए थे, जहां पर इस को तरबेला, साउथ ऑफ तरबेला टिल अरेबियन सी, उसको डाइवर्ट करके उन वेटलैंड्स को के अंदर भेजा जा सकता है, जिससे ना सिर्फ वो वेटलैंड्स जिंदा होंगे, दोबारा वहां पे लेक्स बनेगी और उसके साथ साथ वो। बिल्कुल मलिक साहब, हम इसी पे ना हम बात करेंगे। आफिया सलाम जो माहौलियाती सहाफ़ी हैं, अस्सलाम आफिया साहिबा। अब यहाँ पर जो सवालात उठ रहे हैं, आप भी इस मामलात को बहुत करीब से देखती रही हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान हकीकी तौर पर जो एक माहौलियाती बहरान है उस पर तवज्जो दे रहा है? आपको लगता है, क्योंकि आप इन मामलात को बहुत करीब से देखती आ रही हैं? अगर मैं ये सवाल पूछूं कि जब 2010 में हमने सवात में तबाही देखी थी सैलाबी रेले में, जिसमें उसके अंदर बने हुए होटल गिर रहे थे, और अब दोबारा देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे इस सवाल में आपको जवाब मिल जाएगा कि कितने तैयार हैं हम। तब रिवर लोनिंग भी थी, जिस पे कोई अमल नहीं हुआ हमारे इस दफ़ा के। और दूसरी बात ये कि हमें हर सूरत में जब आप लफ्ज़ सैलाब इस्तेमाल करते हैं तो साथ में उसका क्वालिफायर देना चाहिए। इस सैलाब का 2010 के सैलाब के साथ कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दफ़ा हमारे दरिया में तो सैलाब आया ही नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दरिया ने अपना जो है वो पार्ट से बाहर आया हो, जो उसको ब्रेक किया हो अपने बैंक्स को। ये तो हमारे कोहे सुलेमान से जो हिल टॉरेंट्स हैं वो आए हैं, बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई हैं उनके नॉर्दर्न हिस्से में, वहाँ से साउथ तक पानी आया है। और सब लोग सिंध की तरफ नज़र किए हुए हैं, क्योंकि सिंध सबसे तबाह हाल है। सिंध इसलिए सबसे ज़्यादा तबाह हाल है कि वो सिंध की टेरेन बिल्कुल फ्लैट है, वो सतह समंदर की तरफ उसका ग्रेडियंट नहीं है। तो जहाँ से भी पानी आया है, पंजाब से भी आया है, बलूचिस्तान से भी पानी आया है, उनका पानी वहाँ नहीं रुका, ना उनकी तरफ वो डैम जो चेक डैम थे, ना वो वेटलैंड्स थी जो बननी चाहिए थी, वो सब नहीं बनी, और सारा पानी सिंध के अंदर आके जमा हो गया। सो इसका क्या इलाज हो सकता है, आप बताइए। तो ये इस तरह की हमारी तैयारी तो नहीं है। जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तो इसके, देखिए माहौलियाती तब्दीली तो आ गई है, और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है उससे मुतासरा तरीन ममालिक की लिस्ट में टॉप पे है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो वो जिसको कहते हैं ना, आपका थ्रेट लेवल ये है, तो थ्रेट लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई उसकी तैयारी होती है ना। अगर आपके किसी मुल्क से जंग हो रही होती है तो उससे जितनी बड़ी थ्रेट होती है आप उतनी ज़्यादा फौज उस तरफ लगा देते हैं। तो इसके लिए भी एक जो हमें तैयारी करनी है, वो तो उसका कहीं हमें वो लेवल नहीं नज़र आया। हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है? कम्युनिटी के लोग थे। कहाँ हैं वो इदारे जो बनाए गए इन चीज़ों के लिए, जिनके पास वसाइल हैं? कहाँ हैं वो इदारे जो इन वसाइल के लिए मदद तलब करें? अगर तो हमारे यहाँ तो हर पाकिस्तानी देने के जज्बे से सरशार होता है, और अब खुद भी निकला हुआ है। तो जब वो करना चाहते हैं कुछ किसी ऑर्गेनाइज तरीके से, तो तब हुकूमत कहती है कि एनओसी लो, आप हमारी मर्जी से दो, जिसको हम कहें उसको दो, जबकि आपको सड़क के किनारे मुतासरा लोग ही नजर आ रहे हैं। तो क्यों फिर किसी से पूछ के दिया जाए? वो सब लोगों को देने की जरूरत है। हमारे मैकेनिज्म, हमारे गवर्नेंस वगैरह, ये तमाम चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली और उसके जो फिक्सेस हैं वो पेपर पे बने हुए हैं,
इदारे भी बने हुए हैं, लेकिन वो जब तक फंक्शनल नहीं होते तो इस तरह की तबाही से हमारे लोग खुद से नहीं निपट सकते। अब बिल्कुल उनके पास बिल्कुल। बचा आफिया ही साहब, क्या यहाँ है, पर जो हम आप शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और देखिए ब्रेक के बाद हम दोबारा गुफ्तगू का प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, यहाँ पर बाबर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो UNHCR के तर्जमान हैं। हाल ही में जो सेक्रेटरी जनरल आए थे UN के, उनके साथ भी उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था और जो सैलाब ज़दगान थे उनसे मुलाकातें भी की हैं। इस हवाले से जो ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन इस वक्त भी शेल्टर कैंप्स में मौजूद हैं, उस हवाले से बड़े सवालात भी उठे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे बलोच साहब से। बलोच साहब, अभी जो आपने दौरा किया है उसमें हमने पहले देखा कि जो ख़वातीन से मुतल्लिक, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनसे मुतल्लिक जो फिगर जारी किया गया था वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड अबाउट 70,000 के करीब था। तो अभी ताज़ा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं क्या हैं, और कितनी ख़वातीन इस वक्त भी शेल्टर कैंप्स में मौजूद हैं और कितनी हॉस्पिटल्स मुंतकिल हुई हैं? देखिए जी, जो खदशात मतलब इस क्राइसिस के शुरू में हम जिनका इजहार कर रहे थे, और जब सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ पे आए थे UN के, तो वो भी एक सॉलिडेरिटी विजिट था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। शाना बशाना के जिस चैलेंज का आपको सामना है उसको न सिर्फ UN बल्कि तमाम दुनिया को एक साथ आपकी मदद करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कि 33 बिलियन लोग इससे मुतासिर हुए, वो भी एक मतलब इनिशियल एस्टीमेट है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलीफ साइट्स पे हैं। हमें जो सरकारी आदाद शुमार जो हमने देखे हैं वो कुछ 6,60,000 के करीब लोग हैं। काफी वो लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, और जैसे आपने कहा उसमें खवातीन और बच्चे। तो ये एक कंसर्न है कि उनकी वेलबींग किस तरह से उनको लुक आफ्टर किया जाए। इस एफर्ट में मतलब जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा है वो हमारा जो ताउन है वो हुकूमती इदारों के साथ और लोगों के साथ शामिल है। लेकिन वो जिस स्केल पे ये क्राइसिस है, ये सैलाब, ये बारिशें पाकिस्तान में हुई हैं, इसका पहले भी हमने कंसर्न शो किया था कि क्लाइमेट क्राइसिस को और क्लाइमेट चेंज को दुनिया को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पे ही पड़ेगा जिनकी अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत कम या कोई नहीं है। तो सर, वैसे जो फिगर हमने जैसे प्रेग्नेंट खवातीन से मुतल्लिक हमने बात की, तो आपने क्या रिकमेंड किया है? वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा या जो पंजाब के कुछ इलाकों में सूरत हाल है, तो आपने क्या रिकमेंड किया है कि बच्चों और उन खवातीन के हवाले से सिफारिशात जो हैं? देखिए, फोकस तो इस रिलीफ एफर्ट में और कहीं भी जब इस लेवल का क्राइसिस होता है जिससे इतने ज्यादा लोग मुतासिर हैं, उसमें फोकस यही होता है कि मोस्ट वल्नरेबल जो आपकी आबादी है, जो इसका सामना कर रहे हैं, जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, उनकी दादरसी की जाए, उनकी मदद की जाए। और खवातीन और बच्चे तो खास तौर पे इस तरह के क्राइसिस में वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। सेहत के मसाइल हैं, आपने सुना होगा कि हो सकता है कि अगला क्राइसिस जो है सेहत के हवाले से, शेल्टर के हवाले से, खाने के हवाले से, तो ये सारी बातें को सामने रखना पड़ेगा और इसके लिए जल्द से जल्द लोगों की मदद या इमदाद या दादरसी ये बहुत जरूरी है। और हम UNHCR जो मेरा इदारा है, हम पिछले 40 सालों से पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब भी ऐसी मुसीबत या आफत आई है, हमारी मदद हुकूमत पाकिस्तान के साथ रही है, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 4 दहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की यहाँ पे उनको होस्ट किया और जर्नलिस्ट उनको लुक आफ्टर किया। ठीक है बाबर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। आफिया सलाम साहिबा, अभी जैसे आपने भी देखा होगा, अभी हमने बाबर बलोच साहब से भी पूछा जो प्रेग्नेंट खवातीन शेल्टर कैंप्स में मौजूद हैं, जो उस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। यकीनन सूरत हाल आपके सामने भी होगी, आपने भी सूरत हाल देखी होगी, तो इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, खास तौर पर जो प्रेग्नेंट खवातीन है? देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी बात है, आपने अभी जो UNFPA के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, कुछ फिगर्स मेरे पास जो आई हैं UNFPA की हैं, ये जो 73,000 खवातीन हैं प्रेग्नेंट खवातीन, उनकी इस महीने डिलीवरी होनी है। ये टोटल प्रेग्नेंट खवातीन नहीं है। तो ये आप सोचिए कि कितने बड़े स्केल की ये हम एक मुश्किल को देख रहे हैं
कि आपने कितने, एक तो आपको बर्थ अटेंडेंट्स चाहिए, न्यूबॉर्न केयर चाहिए, आपको मदर्स के लिए केयर चाहिए। तो इसके लिए क्या हम तैयार हैं, इसके लिए क्या इंतजामात हैं? जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ, और मैं चूँकि खैरपुर, सक्खर, इस पूरे इलाके में घूमी हूँ, वहाँ से तो अभी हर जगह से रेस्क्यू ही नहीं हुआ। कई ऐसे इलाके हैं जिसमें से लोग अभी तक कश्तियों के जरिए निकाले जाने के मुंतज़िर हैं। तो उसके बाद ये फिगर्स यकीनन बदलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब वो आएंगी किसी ऐसी जगह पे आएंगी जहाँ पे उनका कोई कहाँ शुमार किया जा सके। कई लोग तो जो भी छोटी सी भी खुश जगह है वो वहां पे बेचारे अपनी कोई चारपाई डाल के और ऊपर एक तरपाल डाल के या रिल्ली डाल के बैठे हैं। लेकिन आफिया साहिबा, अगर ये सूरत हाल सिर्फ सक्खर और खैरपुर की है तो बलूचिस्तान तो पूरा डूबा हुआ है। बलूचिस्तान के तो अभी भी कई रास्ते जो बताए जा रहे हैं कि वहां पे तो आमदोरफ्त जो है वो भी मअतल है, तो वहां पर फिर क्या सूरत हाल हो सकती है? मैं यही आपको उसका अंदाजा दिलाने दे रही हूँ कि जब हम 75 या 73,000 की बात कर रहे हैं, ये वो टोटल फिगर नहीं है। ये सिर्फ वो खवातीन हैं जो इस महीने बर्थ देंगी, जो कि रिकॉर्डेड हैं, जो किसी कैंप तक पहुंची हैं जहां उनका कोई शुमार किया गया है और वहां से उनको फिर किसी अस्पताल या क्लिनिक या किसी जगह भेजा गया है, जो कहीं सड़क पे निकल के कहीं बैठ गई हैं। बस कोई भी जरा सा टीला, क्योंकि खुश जमीन नहीं मिल रही ना। अभी आपको पता है कि जो मालियात की मिनिस्टर हैं शरी रहमान साहिबा, उन्होंने भी यही कहा है कि कोई खुश जमीन मिले तो लोगों को टेंट कोई लगा के दे, कोई तरपाल कहीं पे बिछाए। कहीं खुश जमीन नहीं मिल रही है, और ये इसकी मैं खुद विटनेस हूँ। ये मुझे पता है कि ऐसा ही है, कहीं जगह ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपके पास लोगों का पूरी तादाद का अंदाजा तो अभी लगता रहेगा जैसे जैसे आपके पास लोग आते रहेंगे। ये बहुत बड़े स्केल का डिजास्टर है, इसको समझने की जरूरत है और हमें इसमें हर एक का लेने की जरूरत है, इसमें इनका मतावा करने की। ठीक है मलिक अमीन असलम साहब, अभी जैसे हमने जिक्र किया इन तमाम चीज़ों का, लेकिन उसमें एक बार फिर जो एक परेशान कुन बात सामने आ रही है कि ये जो 2022 के सैलाब हैं, ये सिर्फ 2022 नहीं लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से भी एक प्रेडिक्शन सामने आ रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दोबारा भी इस तरह बुरी तरह मुतासिर हो सकता है अगर इकदाम ना उठाए गए। तो आप मुआवने खुसूसी भी रहे हैं, इन मामलात को करीब से देखते रहें, तो आगे मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये पहले से प्रेडिक्शन सारी सामने थी कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर है इस ऐसी आफत के, और किसी भी टाइम पे ये आफत आ सकती है, और ये बदकिस्मती से इस साल आई है, और ये बिल्कुल एक आखिरी आफत नहीं है, इसने आइंदा भी आना है। हमने इसके लिए तैयार होना है और हमने इसके लिए जरूरी है कि सब सर बैठ के सर जोड़ के बैठें और उसके बाद ये चीज़ डिसाइड करें कि इस चीज़ के ऊपर हमने एक कौमी फरीजे के तहत, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पॉलिसी जो कि बिल्कुल किसी तरह से भी रिवर्स ना हो सके हुकूमतों के आने जाने से। जिस तरह मैं एक बात कर रहा था ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके बहुत सारे पहलू मैंने आपके सामने रखे थे कि वो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। ऐसी पॉलिसीज आगे चलनी चाहिए, जिनको तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो हमारा ड्रेनेज का मसला है, अब सिंध के अंदर जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन्स हैं वो दोनों जो है वो ब्लॉक्ड हैं, उसके ऊपर कब्जे हुए हैं, जमीनों के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर वहां जब पानी घुसता है तो वो लोग कहते हैं जी कि ये सैलाब आ गए। ये सैलाब वहां पर नहीं आया बल्कि वो सैलाब के रास्ते में आ गए हैं। इसलिए आई थिंक ये जरूरी है कि उन फ्लड प्लेन मैनेजमेंट को हम गैर सियासी तौर पे और करप्शन से पाक कर रहे हैं उसको, और उन फ्लड प्लेन्स को हम फ्लड के लिए छोड़ें, क्योंकि ये फ्लड्स तो आने हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बिल्कुल ठीक है मलिक अमीन साहब, हम बात इस पर करते हैं लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आफिया साहबा, आपसे एक सवाल होगा कि जो हमने अभी खबर का जिक्र भी किया था कि डॉन ने जो खबर लगाई है उसमें जहां पर हम हुकूमतों पर तनकीद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि जो इंसान हैं वो खुद भी जिम्मेदार हैं मौसमियाती तब्दीली से मुतलिक, और ये गिले शिकवे ख़ास तौर पर हर हुकूमत वो पार्लिमान के अंदर भी करती रही हैं और बाहर भी के लोग जो हैं वो भी अपना किरदार अदा करें। तो ये जो इस वक्त कुदरती आफत कहा जा रहा है, आप समझती हैं कि इसमें कोई इंसान का भी किरदार है, वो भी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, इंसान ही की वजह से ये आफत आई है ना। कुदरत के ऊपर हम किस चीज़ का मलबा डाल रहे हैं? कुर्रा अर्ज का दर्जा हरारत तो इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ा है। कोई एक वजह है कि तमाम साइंसदान इस बात पे मुत्तफिक हैं
कि ये जो ये दौर है इसको एंथ्रोपोसीन कहा जाता है। एंथ्रो का मतलब है इंसान, ह्यूमन एक्शन। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब पहले जो डाउटर्स हैं वो तो खैर क्लाइमेट चेंज ही को नहीं मान रहे थे, लेकिन जो क्लाइमेट फ्रेटर्निटी है वो तो इसको इंसान ही की कारफरमाई समझ रही है। तो ये लेकिन कौन कर रहा है, कौन सी दुनिया के किस हिस्से के इंसान कर रहे हैं, हाँ इसके ऊपर बातचीत जरूरी है। हम उसमें हिस्सा नहीं डाल रहे। क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का 1% से भी कम हिस्सा है एमिशंस में। हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारी इसका ज्योग्राफी हमारी इस तरह की है, हमारे अपने मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास वो कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। उस वजह से जब इस तरह की कोई अब जैसे जिसको हम कहते हैं ना कुदरती आफत आई है, लेकिन ये कुदरती आफत का जो जिसकी वजह से ट्रिगर हुई है वो तो इंसान है। तो हमने उसके कोई तैयारी नहीं की, हमने उसके लिए कोई अपने लोगों को बचाने के बंदोबस्त नहीं किया हुआ है। ये हमारी कोताहियां हैं, लेकिन हम इसकी वजह नहीं है क्लाइमेट चेंज की। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक अमीन असलम साहब, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जो दीगर ममालिक हैं वो भी बड़े वल्नरेबल हैं मौसमाती तब्दीलियों से मुतलिक, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है उस पर बुरा असर जो है वो पड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान ही जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि दीगर ममालिक, अगर हम इंडिया का जिक्र करें या दीगर ममालिक का जिक्र करें, तो वो भी तो वल्नरेबल हैं, तो ज़्यादा असर पाकिस्तान पर क्यों है? देखिए, इसमें जिस तरह अभी आफिया ने बताया कि हमारी जो ज्योग्राफी और हमारी टोपोग्राफी इस तरह की है। एक तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट भी पाकिस्तान में है, K2, और फिर हम सतह समुद्र तक भी चले जाते हैं। और फिर इस सेकंड हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर दुनिया का जो तीसरा बड़ा आइस का जखीरा है, इसको थर्ड पोल कहते हैं, तकरीबन 7,500 ग्लेशियर हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो जब वो मेल्ट करते हैं और फिर वो ट्रैवल करते हैं, इस इंक्लाइन जिस तरह स्लाइड होती है उस तरह पाकिस्तान जो है उसकी ज्योग्राफी है। इसकी फायदे भी हैं क्योंकि आपके पास 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं, लेकिन नुकसान ये है कि जब वहाँ पर पानी मेल्ट करता है नॉर्थ में तो वो क्विकली पूरे पाकिस्तान से गुजरता है। दूसरा, हमारे पास मानसून का एक आता है स्पेल हर साल, वो बारिश लेकर आता है जिससे जरखेज जहाँ पर ज़मीन होती है, वो उसके फायदे भी हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि अब वो जो मानसून का पैटर्न है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब हवा के अंदर ये आलूदगी फेंकी गई है तो उस आलूदगी की वजह से वो अनस्टेबल हो गया बिल्कुल। और जिस तरह पाकिस्तान में इस साल साबित हुआ कि जो नॉर्मल था उससे तकरीबन 5-6 गुना ज़्यादा बारिश हुई, उन जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जहाँ पर पहले इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती थी। और इसीलिए ये तमाम जो हमारे सिस्टम है ओवरवेल्म इस चीज़ से हो गए हैं। और इसकी वजह से, लेकिन अब ये चीज़ें पाकिस्तान में होनी हैं, ये प्रेडिक्टेड हैं। आने वाले सालों में हमने अपने आप को तैयार करना है, जिसको क्लाइमेट अडेप्टेशन कहते हैं, कि इसको तैयार करना ताकि ये चीज़ें हों तो हम कम से कम इंसानी नुकसान हो, कम से कम इकोनॉमिक नुकसान हो। और वो सिर्फ दो तरह से हो सकता है कि बिल्कुल इस हवाले से इकदाम होने चाहिए कि कम से कम नुकसान हो। मलिक अमीन असलम साहब, आफिया सलाम साहिबा, आपका प्रिय नाजरीन, मलिक अमीन असलम और आफिया सलाम साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी सैलाब ज़दगान के हवाले से, और इसके साथ साथ जो एक रिपोर्ट सामने आई कि मौसमियाती तब्दीलियों की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।